Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 6 that is fluid mechanics. तो बेटा आज की वीडियो का टॉपिक है 6.6.4 दैट इज द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन और उसका नाम है वेंचुरी मीटर। ये हमारे पास बेटा बेसिकली एक डिवाइस है जो कि बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर बेस करती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A venturi meter is a device used to measure the flow speed of a liquid in a pipe। यानी कि हमारे पास जब फ्लूइड फ्लो करता है तो अगर हम उसकी स्पीड को मेजर करना चाहें तो उसके लिए हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इट वर्क्स ऑन बर्नौलीज इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आल्सो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे भी बेस कर रही होती है, कुछ ना कुछ ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस करती है और कुछ चीज़ें हम इसकी बर्नौलीज इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है, ठीक है, और इसके बाद आगे जाके इसकी डेरिवेशन भी है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप, जब लिक्विड किसी पाइप में से फ्लो कर रहा होता है, दैट सडनली बिकम्स नैरो, और पाइप कैसा हो कि अचानक से वो नैरो हो जाता है। यानी कि पाइप का जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया है या उसका जो एरिया है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। कहीं से पाइप वाइडर है, कहीं से नैरो है, फिर कहीं से वाइडर है, इस तरह का है। अगर मैं आपको डायग्राम शो करूँ तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारी डायग्राम में हमारा पाइप जो है वो एक यूनिफॉर्म एरिया वाला नहीं है, उसके पास वेरिंग एरिया है, ठीक है। यानी यहाँ से ये वाइडर पार्ट है, ये भी वाइडर पार्ट है, और यहाँ से ये नैरो है, ठीक है। तो व्हेन अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप, ऐसे पाइप से गुजरता है, दैट सडनली बिकम्स नैरो, तो क्या होता है, द स्पीड इंक्रीजेज इन अ नैरो सेक्शन। नैरो सेक्शन के अंदर जो है ना वो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अब नैरो सेक्शन के अंदर स्पीड क्यों इंक्रीज होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। नैरो सेक्शन का मतलब है ना कम एरिया, कम एरिया है तो स्पीड बढ़ जाएगी, और कम एरिया है और स्पीड बढ़ जाएगी, ये हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता चला था, ठीक है। वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि एरिया और स्पीड ऑफ फ्लूइड का ना आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये बात वहीं से आपने याद रखनी है कि स्पीड इंक्रीजेज इन द नैरो सेक्शन, द प्रेशर डिक्रीजेज इन द नैरो सेक्शन, और उसी नैरो सेक्शन में प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये हमें बर्नौली से पता चला था जब हमने बर्नौली में प्रेशर और वेलोसिटी या स्पीड का रिलेशन देखा था, और वो भी आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। यानी अगर आप ये दो बातें माइंड में रख लेते हैं ना कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें रिलेशन बताती है वेलोसिटी और हमारे पास एरिया के दरमियान, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज जो है हमारे पास वो हमें बताती है प्रेशर और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन, ठीक है। यानी एरिया अगर बढ़ता है तो स्पीड कम होती है, और स्पीड बढ़ती है तो एरिया कम होता है। यानी ये जो इन्वर्स रिलेशन है ये हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता चला, और बर्नौलीज इक्वेशन से हमें पता चला कि प्रेशर और वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो नैरो सेक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास नैरो सेक्शन में एरिया कम हो रहा है, ये हमने अभी यहाँ पे देखा कि एरिया कम हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, और जैसे स्पीड बढ़ती है नैरो सेक्शन के अंदर, स्पीड बढ़ने की वजह से द प्रेशर डिक्रीजेज इन द नैरो सेक्शन, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और दिस इज बिकॉज, इसका मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में लिख दिया कि हाई वेलोसिटी होगी तो लो प्रेशर होगा, और लो वेलोसिटी होगी तो हाई प्रेशर होगा। ये आपके हिंट के तौर पे मैंने बर्नौलीज इक्वेशन को ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल के बाद। तो कंस्ट्रक्शन में मैं आपको पहले डायग्राम से बता देती हूँ, फिर हम इसको रीड आउट कर लेंगे। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा पाइप है जिसका हमारे पास वेरिंग एरिया है, ठीक है, मतलब इसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं है। स्टार्टिंग पार्ट जो है हमारे पास ये वाइडर है, फिर नैरो हो जाता है, और फिर ये वाइड हो जाता है। तो A1 इसका एरिया है, V1 जो है वो फ्लूइड की वेलोसिटी है जिस स्पीड के साथ वो इस वाइडर एरिया से मूव कर रहा है, ठीक है। और जो बेटा ये जो P1 है ये हमारे पास प्रेशर है P1, ठीक है ना, और प्रेशर किस चीज़ का, वो भी फ्लूइड का है। अब ये पॉइंट 1 हमने इसके अंदर लिया हुआ है कि अगर 1 की बात कर रहे हैं तो समझो इस एरिया की बात हो रही है, और अगर 2 पॉइंट की बात हो रही है तो नैरो एरिया की बात हो रही है, ठीक है। A2 जो है हमारे पास ये नैरो एरिया के लिए है, V2 जो है वो इस एरिया की स्पीड है, P2 जो है इस एरिया का प्रेशर है, और ये सारा आ गया, ठीक है। अब आप अगर इसके ऊपर देखें तो ये जो हमारे पास दो वर्टिकल लाइंस है ना, ये बेसिकली दो वर्टिकल पाइप्स हैं, ठीक है। अब ये जो पाइप्स हैं इनका क्या मकसद है, इनसे ना बेसिकली हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जब हमारा प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पर ना इसका लिक्विड का या फ्लूइड का जो लेवल है वो अप हो जाता है इन पाइप्स के अंदर, ठीक है। और जब प्रेशर जहाँ पे कम होता है वहाँ पे इनका लेवल कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ आपने इसके अंदर इस डिवाइस के अंदर याद रखनी है कि वेंचुरी मीटर को जब हम प्लेस करते हैं ना हॉरिजेंटली, ठीक है, तो वो इस तरह से प्लेस करते हैं या इसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि इसकी जो हॉरिजेंटल प्लेसमेंट है ना वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, ठीक है। और वो ऐसी होनी चाहिए कि इसकी हाइट हर पॉइंट से इक्वल हो, ठीक है। तो इसकी प्लेसमेंट इस तरह से की जाती है कि इसकी हाइट सेम रहे, ठीक है। तो ये बात आप एक माइंड में रख लेंगे, और इसको माइंड में रखते हुए अब हम कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं।
अब वेंचुरीमीटर कंसिस्ट ऑफ, तो सबसे पहली चीज़ है कि वाइड सेक्शन विद एरिया A1, वेलोसिटी V1 एंड प्रेशर P1। जो मैंने अभी आपको वाइडर सेक्शन दिखाया, एरिया E1, वेलोसिटी V1 और प्रेशर P1, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि नैरो एरिया जो होता है, नैरो थ्रोट होता है विद एरिया A2, वेलोसिटी V2 एंड प्रेशर P2, ठीक है। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन के 2 पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट है आप मैनोमीटर टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। एक मैनोमीटर हम इसके ऊपर अटैच करते हैं प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब मैनोमीटर इस डायग्राम के अंदर आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब मैनोमीटर इसके अंदर अटैच होता है ना, तो वो हम बेसिकली यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ये जो 2 वर्टिकल पाइप्स है ना, इनके ऊपर लगाते हैं, और मैनोमीटर ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास प्रेशर को मेजर करती है, ठीक है। बैरोमीटर भी हम इसको बोलते हैं। तो ये वो यहाँ पे नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेशन है वो हमने विदाउट मैनोमीटर वाले वेंचुरीमीटर के लिए की है, लेकिन अगर वो हो तो फिर हम डायरेक्टली उससे कैलकुलेट प्रेशर को कर लेते हैं। लेकिन जब वो नहीं हो तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आपको डेरिवेशन से पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन है, तो हमने सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन को ही अप्लाई करना है। सो बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन टू द पोर्शन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम डिस्कस करेंगे, वो इसलिए क्योंकि बाद में ये जो 3 वाला है वो तो वाइडर है ना, तो वाइडर हमारा यहीं पे डिस्कस हो जाएगा। तो वाइडर पार्ट को डिस्कस करना है और नैरो पार्ट को, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन हमने लिख ली है, वो आपने पहले से ही पढ़ रखी है। P1 यानी प्रेशर फॉर रीजन 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर रीजन 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर रीजन 1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, ये रीजन 2 के लिए आ गया, ठीक है। सो एज वी प्लेस द वेंचुरीमीटर एट द सेम हॉरिजेंटल हाइट, ये मैंने आपको बात बता दी है कि उसको इस तरह से सेम हॉरिजेंटल हाइट पे रखना है कि हर पॉइंट से हाइट सेम हो, ठीक है। यानी H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, यानी इसकी हाइट लोअर सरफेस से इस रीजन की हाइट और इस रीजन की हाइट वो सारी सेम हो, ठीक है। अब जब हमारे पास हाइट सेम होगी तो आपको पता है कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, या फिर ये वाली जो टर्म है ना, इसके अंदर हाइट आ रही है, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर। तो ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि रो और जी तो ऑलरेडी इन दोनों में सेम है। आपको पता है डेंसिटी जो होगी फ्लूइड की वो तो सेम ही रहेगी ना। जब फ्लूइड एंटर होगा तो जिस तरह का फ्लूइड होगा उसकी हर रीजन के अंदर से डेंसिटी एक जैसी रहेगी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू भी आपको पता है, जी एक कांस्टेंट है, वो सेम होती है। तो सिर्फ इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या डिफरेंस था, पहले हाइट का डिफरेंस था, और अभी मैंने आपको बता दिया कि हाइट सेम है, तो H1 H2 सेम है। इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स जो है ना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने लिखा रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2 इज इक्वल टू रो GH। अब जब ये सेम हो जाएंगी तो ये दोनों इक्वेशन की साइड से कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में हमने क्या किया कि प्रेशर को एक साइड पे कर लिया, ठीक है। तो P1 माइनस P2, और ये जो है ये वाली वैल्यू इधर ही रहेगी, ठीक है, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। जब ये इधर आके माइनस होगा तो इन दोनों में से हमारे पास हाफ और रो जो है ये कॉमन आ रहे हैं, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनती है, और बेसिकली यही हमारा वेंचुरी रिलेशन है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो वेंचुरी रिलेशन है वो यही है, लेकिन अभी हमने आगे भी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं। जैसे बेटा अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वेंचुरी मीटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास स्पीड फाइंड आउट करके देती है हमें फ्लूइड की। जब वो किसी भी पाइप में से गुजरा हो या कहीं से भी गुजरा हो तो उसकी स्पीड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम कर रहे हैं, तो अभी हम आगे डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पीड नहीं मिली, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिला है और इसका नाम हम वेंचुरी रिलेशन रख रहे हैं, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करना है, ठीक है। अभी हमने बर्नौली को अप्लाई किया था, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई, ठीक है। और ये आपने नोट किया होगा कि हमारी हर एप्लीकेशन के अंदर जो भी बर्नौली की एप्लीकेशन अभी तक हमने पढ़ी है, सब के अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद बर्नौली की आई है, तो बर्नौली ने भी उसी चीज पे वर्क किया, फ्लूइड के ऊपर ही किया। तो ये दोनों फ्लूइड के लिए, इसलिए जहां पर भी हम फ्लूइड को डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये दोनों आ जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है फॉर रीजन 1 इज इक्वल टू एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट फॉर रीजन 2, ठीक है। अब यहाँ से हम बेसिकली ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम V2 की वैल्यू यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और V2 की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया को इधर जाके डिवाइड कर देंगे, V2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 और V1, ठीक है। और हमने V2 की वैल्यू क्यों निकाली वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम लोग ना V1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि फ्लूइड की वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं ना, तो V1 भी फ्लूइड की वेलोसिटी है, V2 भी, तो हम दोनों तो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना एक इक्वेशन से, हमें इनमें से कोई एक कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम V1 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और जब हमें V1 कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे V2 भी आ रही है, ठीक है। अब जब V2 आ रही है तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास अगर हो
और हम यहाँ पे पुट कर दें तो फिर हम V1 निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाकी चीज़ों को देखें ना, बाकी जो टर्म्स है जैसे प्रेशर है, तो प्रेशर की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी ना वेंचुरीमीटर से, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने वो मैनोमीटर अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ से हमें मिल जाएगी, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं भी मिलती तो मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि अगर हमारे पास मैनोमीटर या बैरोमीटर ना लगा हो तो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारे पास ये जो वाइडर रीजन है, वाइडर रीजन से जब फ्लूइड पास होगा तो रीजन का एरिया ज़्यादा है, उसकी स्पीड होगी कम, ठीक है। और जब स्पीड कम होगी तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये आप देख सकते हैं कि लेवल अप हो गया फ्लूइड का इस पाइप के अंदर, ठीक है। अब जब नैरो रीजन में हम जाते हैं तो नैरो रीजन में क्या होता है, यहाँ पर रीजन नैरो है यानी एरिया कम है, एरिया कम है तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी। और जब बेटा हमारे पास स्पीड ज़्यादा होगी तो बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो है ना प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस पाइप के अंदर जो लेवल है ना वो कम है, ठीक है, वाटर का या फिर फ्लूइड का जो लेवल है वो कम है। अब इनका जो डिफरेंस है ना, अगर आप इसको देखें तो इस हाइट को हम h का नाम दे रहे हैं, ठीक है, इनके डिफरेंस को। अब यहाँ से जो हमारी हाइट है ये h1 है, ठीक है, ये वाली हाइट, और ये जो हाइट है ये h2 है। तो h1 माइनस h2 जो है हमारे पास वो ये वाली वैल्यू आ जाती है, जो इनका डिफरेंस है वो h है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो फिर आपने 9th क्लास में प्रेशर फाइंड आउट करने का फार्मूला पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना वो वाला फार्मूला हम प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करते हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को माइनस करके, तो h, और आपको पता है कि रो हमारे पास कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच है ना, तो रो की वैल्यू आप पुट करेंगे, g की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आपने h कैलकुलेट किया वो वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताने लगी थी कि ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर की वैल्यू नॉन है, यानी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। या फिर अगर बैरोमीटर लगा है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, हम डायरेक्टली उसके ऊपर से देख लेंगे रीडिंग, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो डेंसिटी है वो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास फ्लूइड की डेंसिटी, क्योंकि हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर रहे होते हैं तो वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो वो भी कांस्टेंट है, 1/2 ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो हमारे पास अगर हमें V1 निकालना है तो मसला सिर्फ V2 कर रहा था, ठीक है, इस वेंचुरी रिलेशन के अंदर। तो V2 को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज किया और V2 की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो वैल्यू निकाली है ना, इसको हमने उस वेंचुरी रिलेशन के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो, और ये A1/A2 V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। यानी बेसिकली हमने यहाँ पे ना जो हमारा V2 है ना उसकी वैल्यू पुट कर दी है ये वाली, ठीक है, और उसका स्क्वायर था तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो। अब आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों में ना V1 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है, V1 का स्क्वायर बेसिकली कॉमन आ रहा है, तो वो उसको हमने कॉमन ले लेना है बाहर। तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट के बचेगा A1 डिवाइडेड बाय A2 और बाहर ब्रैकेट के स्क्वायर -1, ठीक है। अब P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V1 का स्क्वायर और A1 का स्क्वायर, यानी ब्रैकेट को आप ओपन कर देंगे, डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इससे आगे हमने क्या करना है, इससे आगे ना बेसिकली हमने प्रेशर की वैल्यू पुट करनी है, जो अभी मैंने आपको समझाया था कि हम प्रेशर की वैल्यू उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास बैरोमीटर ना लगा हो, ठीक है। बैरोमीटर लगा है तो हमने सिर्फ जस्ट मेजरमेंट लेनी है वहां से। अगर बैरोमीटर नहीं लगा तो फिर हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया, वो ही हम अप्लाई करके यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये प्रेशर फॉर लिक्विड आपने टॉपिक पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, वहां पे ये फार्मूला है, आप वहां से जाके ये वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो P1 के लिए हमारा ये फार्मूला बन जाएगा रो जी एच 1 और P2 के लिए बन जाएगा रो जी एच 2, ठीक है। अब ये P1 की वैल्यू भी हमें मिल गई, P2 की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों को इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स रो जी एच 1 माइनस रो जी एच 2 इज इक्वल टू 1/2 रो V1 का स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बेसिकली हमने ये एलसीएम ले लिया है, और ये आप लें या ना लें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है तो आप ले भी सकते हैं। A2 का स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आप लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि रो और जी जो है ना वो कॉमन आ रहे हैं, तो रो जी को आप कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा H1 माइनस H2 और लेफ्ट साइड पे 1/2 रो V1 का स्क्वायर और बाकी सारा एज इट इज, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था कि H1 माइनस H2 जो है वो H के इक्वल है, ये मैंने आपको डायग्राम से दिखाया था। ये जो है ना यहाँ पर ये H जो है ना ये H1, ये H1 है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, और ये H2 है, ठीक है। अब जब हम इस H1 के अंदर से H2 को माइनस कर देंगे ना तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है, और ये H के इक्वल है।
तो ये जब h के इक्वल आएगी ना तो इसको हमने वहीं पर पुट कर देना इक्वेशन के अंदर। तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, रो जी एच इज इक्वल टू 1/2 रो V1 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर वो सारी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो रो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही थी उसको इस साइड पे आके डिवाइड कर देना है, और जो 2 इस साइड पे हमारे पास डिवाइड हो रहा था उसको इस साइड पे लेके आके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी 2 रो जी एच डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर। अब रो और रो आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, और 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, और ये सारा ऐसे। ठीक है, अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम बेसिकली क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, V1 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो V1 को हमने सेपरेट करना है, अलहदा करना है बाकी टर्म से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, V1 स्क्वायर इधर ऐसे ही रह जाएगा। अब ये ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH डिवाइडेड बाई ये सारी ब्रैकेट डिवाइड हो गई। अब आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, V1 is equal to अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप यहाँ पे एलसीएम ना लें तो भी चलेगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं लेते तो भी ठीक है, और इसी तरह फिर मैंने इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख दिया है कि अगर हम एलसीएम ना लें तो इक्वेशन कैसी बनेगी, V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH और डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाए। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन नंबर 4 को गौर से देखें तो हमारे पास सारी चीजें नोन है। देखिए आप 2 हमारे पास कांस्टेंट है, जी वैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम वहां से पुट कर सकते हैं, एच हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग H1 माइनस H2 से। ठीक है, और एरिया जो है A1 वो हमें पता होगा कि हमारे पाइप का कितना एरिया, जाहिर सी बात है जब हमने पाइप लिया तो उसका एरिया हमें पता होगा कि वाइडर साइड पे कितना है और नैरो साइड पे कितना है। A2 जो है नैरो साइड वाला है, इनके स्क्वायर लेने हैं -1, तो इस तरह से हम जो है फ्लूइड की स्पीड देख सकते हैं, फ्लूइड की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा हो। ठीक है, सो इफ A1, A2 एंड H आर नोन देन वी कैन फाइंड द फ्लो स्पीड V1। ठीक है, V1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वेंचुरीमीटर यूज कहाँ से होता है, इसके यूजेस मैंने लिखे हैं। तो ये कार्बोरेटर यूजेस वेंचुरीमीटर। कार्बोरेटर जो बेसिकली ये कार के इंजन के अंदर होते हैं। ठीक है, कार के अंदर होते हैं, गाड़ियों के अंदर होते हैं, तो वो भी क्या यूज कर रहे होते हैं, वेंचुरीमीटर इफेक्ट को यूज कर रहे होते हैं, और दे आर यूज टू रन इंजन एंड ऑपरेट्स ऑन वेंचुरी इफेक्ट। तो ये इंजन को, जैसे मैंने आपको बताया, इंजन को रन करने के लिए यूज होते हैं और वेंचुरी इफेक्ट को यूज करते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। ये हमारी एक और एप्लीकेशन थी बर्नौलीज इक्वेशन की। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और एक दफ़ा मैं फिर बता दूं कि ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये जो है हमारे पास ये सिंपल टॉपिक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।